Money is not the most important thing in life, but it is reasonably close to oxygen. When you need it, you really do need it. पैसा, दोस्तों पैसा कमाना तो बात की बात है। पहले ये समझना पड़ेगा कि पैसा होता क्या है, मनी क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं और मनी के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ये क्या होते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करने जा रहे हैं मनी चैप्टर की। बने रहिए मेरे साथ, शुरुआत करते हैं मनी चैप्टर। तो देखिए दोस्तों, मनी चैप्टर, ये देखिए चैप्टर का जो नाम है यहां पे लिखा हुआ है मनी, ये मनी चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब मनी नहीं था तो भारत में चलता था बार्टर सिस्टम। ये रहा बार्टर सिस्टम। क्या होता है बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम में होता है, मीनिंग कर रहे हैं इसकी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। इसमें क्या होता था, देखिए इसको सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता था। यहां पे सी का मतलब होता है कमोडिटी, मतलब वस्तु। यहां पे कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु, व आधा स और तू, वस्तु का मतलब होता है कमोडिटी। इसको हम गुड्स भी कह सकते हैं। तो ये जो गुड्स है और जो कमोडिटी है, ये जो गुड्स और कमोडिटी है, इसका एक ही मतलब होता है, मतलब वस्तु। देखिए एक फार्मर है, फार्मर ने एक बैग ऑफ व्हीट दिया एक वीवर को और उसके बदले उसने क्लोथ लिया। तो ये जो एक्सचेंज है कि गेहूं गया और क्लोथ आया, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ये आपका बार्टर सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे, और आगे देखिए बार्टर सिस्टम इंडिया में चल नहीं पाया, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं चल पाया बार्टर सिस्टम, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो लिमिटेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम्स। इसको प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं बार्टर सिस्टम की, कि क्या क्या प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम के अंदर, ये भी हम कह सकते हैं। प्रॉब्लम कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं, ड्रॉबैक एक वर्ड चलता है वो भी कह सकते हैं, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ये भी कह सकते हैं, ड्रॉबैक भी इसको बोल सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। देखिए यहां पे जो वांट है वो इसका मतलब होता है इच्छा, और डबल कोइंसिडेंट, ये जो डबल कोइंसिडेंट लिखा है ना, ये डबल कोइंसिडेंट जो लिखा है, इसका मतलब होता है दोहरा संयोग, यानी कि दोहरा इत्तेफाक, दोहरा इत्तेफाक, 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 दोहरा इत्तेफाक इसका मतलब होता है। चलिए थोड़ा समझाते हैं इसको, उसके लिए हम चलते हैं इस स्क्रीन पर। देखिए पहले के जमाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो ये थी कि अगर आप एक किसान हो, या चलो किसान छोड़ो, आप एक पॉटर हो, आप एक कुम्हार हो और आपको जूते चाहिए। ठीक है जी। तो अगर आपको जूते चाहिए तो जूते के लिए आपको अपने मिट्टी से बने घड़े देने पड़ेंगे, मटके देने पड़ेंगे। तो आपको अगर एक्सचेंज करना है तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा अपने गांव में एक मोची। तो भाई मोची आपके गांव में नहीं मिला, दूसरे गांव में गए, वहां भी मोची नहीं मिला, तीसरे गांव, चौथे गांव, पांचवें गांव में गए, पांचवें गांव में आपको एक मोची मिला। आपने उससे बोला भाई साहब आप मोची हो, मुझे जूते चाहिए, ये मेरे मटके हैं, घड़े मैंने बनाए मिट्टी के, ये ले लीजिए। तो मोची कहता भाई साहब जूते तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे घड़े नहीं चाहिए, मुझे मटके नहीं चाहिए आपके, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है ही नहीं। तो वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी बात? वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। अब वो जो बेचारा जो हमारा कॉबलर था, जो हमारा ये जो था हमारा पॉटर था, जो कुम्हार था, वो और गांव ढूंढेगा भाई, वो और जगह गया, और गांव में गया। तो 11वें गांव में, मतलब 10 गांव उसने और छान मारे, 11वें गांव में उसको मिला एक ऐसा कॉबलर मिला, एक ऐसा मोची मिला जो जूते देने को तैयार था और मटके लेने को भी तैयार हुआ। अब प्रॉब्लम यह हुई कि इस तरीके की व्यवस्था करने में, एक ऐसा मोची ढूंढने में
उसको 2 महीने से ज्यादा लग गए। लगेंगे ना भाई, कैसे ढूंढोगे आप? पैदल पैदल जाओगे, ढूंढोगे, इससे पूछा उससे पूछा। तो आपको न सिर्फ मोची ढूंढना है, आपको ऐसा मोची ढूंढना है जो जूते देने को तैयार हो और आपकी चीज मटका लेने को भी तैयार हो। तो भाई वो मोची मिल गया। मोची बोले ठीक है जी, मैं ले लूंगा मटके और दे दूंगा जूते। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि कितनी वस्तु के बदले क्या दिया जाएगा, है ना? ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई यहां पे। प्रॉब्लम ये थी कि जो मोची था वो कह रहा था भाई मैं तो 20 घड़े लूंगा, 20 मटके लूंगा। और जो कुम्हार था वो कह रहा था भाई मैं एक ही मटका दूंगा, एक जोड़ी जूते चाहिए मुझे, एक जोड़ी मटका, मतलब एक मटका ले लो आप। अब ये बड़ी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो गई। इसीलिए कहते हैं एक्सचेंज रेशियो को डिटरमाइन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। यही सबसे बड़ी व्यवस्था थी, सबसे बड़ी कमी थी बार्टर सिस्टम की, कि इसके अंदर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट था। चलिए दोबारा चलते हैं अपने स्क्रीन पर। अब देखिए जरा, ये लिखा है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। भाई दर दर भटकना पड़ेगा, सर्च कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो आपकी चीज लेने को तैयार हो और अपनी चीज देने को तैयार हो। बहुत डिफिकल्ट मेथड था ये, बहुत ही डिफिकल्ट मेथड था और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था। ठीक है जी। ये बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली, तभी काम कर सकता है बार्टर सिस्टम जब बायर्स और सेलर्स, लिखा है साफ साफ, रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स, एक दूसरे की वस्तु एक्सचेंज करने को रेडी हो, तभी बार्टर सिस्टम काम कर सकता है। ठीक है जी। एग्जांपल देखिए, कह रहा है ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली व्हेन, केवल तभी हो सकता है व्हेन ए हैज व्हाट बी वांट, यानी कि ए के पास वो हो जो बी चाहता है, और बी हैज व्हाट ए वांट, और बी के पास वो हो जो ए चाहता है। तभी, यानी कि दोनों के पास दोनों की ही चाहने वाली वस्तु होनी चाहिए, तभी ये बार्टर सिस्टम काम कर सकता है। और कह रहा है डबल कोइंसिडेंट इज वेरी रेयर इन लाइफ। भाई लाइफ में बहुत रेयर है डबल कोइंसिडेंट, इतनी आसानी से डबल कोइंसिडेंट नहीं होता। अगली प्रॉब्लम करते हैं, इसकी अगली लिमिटेशन करते हैं, वो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखो मैंने आपको अभी भी बताया था कि एक्सचेंज कैसे होगा। यहां पे दोनों लड़ाई कर रहे हैं। मोची कह रहा है भाई एक जोड़ी जूते दूंगा और 20 मटके लूंगा, और जो हमारा कुम्हार है वो कह रहा है भाई मैं तो एक मटके के बदले एक जोड़ी जूते ले पाऊंगा। तो यहां पे जो एक्सचेंज रेशियो है इसको डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई कॉमन मीजर नहीं है। देखिए लिखा है यहां पे नो कॉमन यूनिट, कोई कॉमन यूनिट नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को नापने के लिए, कोई कॉमन यूनिट नहीं है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाउ मच वीट, देखो एग्जांपल भी लिखा है, हाउ मच वीट शुड बी गिवन टू गेट 1 पेयर ऑफ शूज। एक जोड़ी जूते लेने के लिए कितना वीट, कितना गेहूं देना पड़ेगा, इसको डिटरमाइन करना मुश्किल है। और लिखा है एक्सचेंज रेशियो इज फिक्स्ड रैंडमली भाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि भाई एक्सचेंज रेशियो क्या होगा। अब इसको ऐसा मान के चलो कि अगर अकाल की स्थिति पड़ गई है, फेमाइन आ चुका है, अकाल आ चुका है, तो क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 1 किलो सोने के बदले 1 बोरी अनाज हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए 1 kg गोल्ड, 1 kg गोल्ड इक्वल्स टू 1 बैग ऑफ व्हीट। ये शायद मेरे ऊपर आ गया होगा, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आप इसको देख पाए। ये देखिए अब दिख रहा होगा आपको सही से। 1 kg गोल्ड इक्वल्स टू 1 बैग ऑफ व्हीट। ये एक्सचेंज रेशियो भी हो सकता है अगर अकाल की स्थिति आ गई है उस क्षेत्र के अंदर, उस रीजन के अंदर। तो ठीक है जी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि कितने के बदले कितना दिया जाएगा। तीसरी जो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की वो थी डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट। भाई फ्यूचर में पेमेंट कैसे होगी, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फ्यूचर में पेमेंट कैसे करेंगे, डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट। देखो भाई मैं आपको एक चीज समझाता हूं। होता यह है कि आप इसको ऐसे मान के चलो, मैं आपको समझा देता हूं वैसे ही,
ऐसे मान के चलो इसको कि मान लीजिए मैंने एक बच्चे के साथ एक डील करी कि भाई पूरे साल मैं उसको पढ़ाऊंगा और साल के एंड में वो मुझे अपनी बकरी देगा। उसने मुझे बकरी दिखाई, बकरी बहुत हंस-फूस एकदम बढ़िया बकरी। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया है, पूरे साल मैंने उस बच्चे को पढ़ाया, बहुत मेहनत से पढ़ाया, एक्स्ट्रा क्लास भी दी, इंडिविजुअल क्लास भी थी और बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गया। और जब बकरी लेने की बारी आई तो भाई बकरी एकदम दुबली पतली, सूख के कांटा हो गई। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं लूंगा ये बकरी, ये तो जो तूने बकरी दिखाई थी वो तो वो तो वाली ये बकरी तो है ही नहीं। उसने कहा सर वही बकरी है, बस ये थोड़ी दुबली पतली हो गई है और दूध थोड़ा कम देना शुरू कर दिया इसने, दूध कम देती है। मैंने कहा भाई ये तो एक्सचेंज रेट, मतलब ये तो बहुत ही गलत बात है तेरी यार, जो बकरी दिखाई थी वो तो बकरी है ही नहीं। तो यहां पे ट्रांजैक्शन होना मुश्किल हो गया, क्योंकि फ्यूचर में पेमेंट जब हम करते हैं तो गुड्स की वैल्यू में कमी आ जाती है। देखिए यहां लिखा भी हुआ है, देखिए यहां लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट, रिपेमेंट के टाइम पे गुड्स की वैल्यू में उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है ना। और प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर में अगर हम पेमेंट करेंगे तो स्पेसिफिक गुड, ये किस गुड में पेमेंट करेंगे इसको डिटरमाइन करना मुश्किल है। मैं कह रहा हूं भाई मुझे सोने का आइटम चाहिए, वो कह रहा है नहीं सर सोने का आइटम तो नहीं देंगे, हम तो चांदी का आइटम देंगे। या वो कह रहा है हम बकरी देंगे, मैं कह रहा हूं मुझे बकरी नहीं चाहिए, मुझे तो भैंस चाहिए। तो किस गुड में, कौन सा स्पेसिफिक गुड में पेमेंट होगी, इसे डिटरमाइन करना मुश्किल है। इसीलिए लेट पेमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती थी। यहां पे डेफर्ड वर्ड का मतलब लेट है, ये जो डेफर्ड वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है, लेट। तो लेट पेमेंट करना मुश्किल था, इसीलिए ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी किसकी, बार्टर सिस्टम की। तो बार्टर सिस्टम में ये भी एक प्रॉब्लम थी। अब आगे चलते हैं, आगे अगर हम करें तो देखिए आगे आता है आपका डिफिकल्टी इन स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखो भाई थोड़ा समझाता हूं आपको, डिफिकल्टी इन स्टोरेज में तो भाई आएगी। देखो कितना आसान है, मनी को स्टोर करना कितना आसान है। आप मनी को अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे रख लो, बस होना चाहिए आपके पास, कितने पैसे बैंक अकाउंट में रख लो। आप अपने घर में बेड में कितने पैसे रख सकते हो, छुपा के पैसे को रख सकते हो, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपके पास कितना पैसा है। वहीं अगर आपको भैंस, बफेलो अगर आपको स्टोर करके रखनी है तो भाई उसके लिए आपको एक अलग स्पेस चाहिए, उसके लिए अलग एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको, और पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि भैया इसके पास 50 भैंस है ना। तो स्टोरेज की प्रॉब्लम आती थी, गुड्स को स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता था। ये लिखा ना स्टोरेज ऑफ वैल्यू की बड़ी प्रॉब्लम थी। ट्रांसफर भी मैं समझा दूंगा आपको। डिफिकल्टी टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए वेल्थ को स्टोर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वेल्थ अगर आपकी गुड्स है तो देखो गुड्स की ड्यूरेबिलिटी कम होती है, गुड्स लैक ड्यूरेबिलिटी। वेजिटेबल देख लीजिए, मिल्क देख लीजिए, ये सब क्या है, ये सब जल्दी खराब होने वाली चीजें, तो इनको फ्यूचर तक आप सहेज के नहीं रख सकते। दूसरा, क्वालिटी ऑफ गुड्स गो डाउन, क्वालिटी इसकी खराब हो जाती है पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ, समय बीतता जाता है और गुड्स की वैल्यू कम होती जाती है। और स्टोरेज के लिए, गुड्स की स्टोरेज के लिए आपको स्पेस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। इसीलिए बार्टर सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि स्टोरेज वहां पे हो नहीं पाई। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का देखो कितना, इसका मतलब है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अनदर प्लेस। देखो अगर आपको पैसा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, आपको पैसा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो बहुत आसान है भाई, फोन में डाल के ले जाओ, मतलब ऑनलाइन उसको डाल के बैंक में डाल के ले जाओ, जेब में रख के ले जाओ, बैग में रख के ले जाओ, कैसे भी आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हो पैसा रख के ले जाते हो। लेकिन अगर आपको गुड्स लेके जाने पड़े ट्रांजैक्शन करने के लिए, मान लीजिए आपको जयपुर जाना है और वहां पे आपको पेमेंट करके आनी है, और पेमेंट पैसे में नहीं कर, पेमेंट आपको बकरी में करके आनी है या भैंस में करके आनी है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू जो है वो मनी में सबसे अच्छा होता है, गुड्स और सर्विसेज में नहीं हो पाता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए जी, तो ये हमने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। अब हम करेंगे मनी के बारे में। ये देखिए मनी आ चुका है, मनी, यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। हालांकि बार्टर सिस्टम भी हमारा सिलेबस में है,
लेकिन अब हम यहां से मनी करेंगे, ये मनी की शुरुआत यहां से हो गई है, मनी, मनी करेंगे। तो देखो भाई मनी क्या होता है, कह रहा है मनी इज एनीथिंग, जहां बोल रहा है एनीथिंग, कुछ भी मनी हो सकता है जो जनरली एक्सेप्टेड, जिसको जनता जनरली एक्सेप्ट कर लेती है। किस रूप में, एज लिखा है यहां पे, किस रूप में एक्सेप्ट करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब है दो वस्तुओं के लेन देन के मीडियम के रूप में। यानी कि मैं आपको अपना कोई सामान बेचूंगा, उसके बदले आप मुझे पैसा देंगे। अगर मैं कोई सामान खरीदूंगा तो उसके बदले मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो जो मीडियम होगा हमारे एक्सचेंज का, वो मनी होगा। क्या होगा, मनी होगा। दैट इज ग्रेट, मनी होगा। फिर यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि हर चीज की वैल्यू की यूनिट जो होगी वो मनी होगी। हर चीज की वैल्यू मनी में नापी जाएगी। देखिए अभी आपके हाथ में जो पेन है उसकी जो वैल्यू है वो मनी में नापी जाती है कि भाई 10 रुपए का पेन है या 20 रुपए का पेन है। आपके घर में जो बेड है उसकी वैल्यू मनी में नापी जाती है, पंखा है उसकी वैल्यू मनी में नापी जाती है। यानी कि हर चीज की वैल्यू मनी में नापी जाती है। हर चीज की वैल्यू को नापने की जो यूनिट है वो मनी है। फिर है स्टोर ऑफ वैल्यू, देखिए लिखा है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब हो गया कि हर चीज की वैल्यू को स्टोर मनी में किया जाता है। देखो जी, मनी में स्टोरेज होती है। बैंक में अगर जाओगे अपनी कोई सेविंग जमा कराने, स्टोर करने के लिए, तो बैंक वाले क्या बोलेंगे, पैसा जमा कराओ। कहीं आप पहुंच गए अपनी बकरी लेके कि मेरे पास बकरी है, ये बकरी को जमा कर लो, तो बैंक वाले बकरी जमा नहीं करेंगे, वो तो मनी जमा करेंगे। तो स्टोर ऑफ वैल्यू भी मनी होता है। फिर कह रहा है मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है लेट पेमेंट। लेट पेमेंट, तो लेट पेमेंट करने का भी सबसे अच्छा जो माध्यम है वो मनी है, पैसा है। क्योंकि मनी की अपनी वैल्यू कभी भी डेटोरेट नहीं होती है, वो कभी कम नहीं होती है। अगर आज आप 100 रुपए किसी को दे रहे हो तो आज भी वो 100 रुपए का है, लेकिन अगर आप 2 महीने बाद उसको 100 रुपए दोगे तो भी वो 100 रुपए में ही चलेगा, वो 90 रुपए में नहीं चलेगा, 100 में ही चलेगा। इसलिए लेट पेमेंट करने का सबसे अच्छा जो स्टैंडर्ड है वो मनी है। तो मनी के 4 बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं, और जो ये 4 काम कर देता है उसे बोलते हैं मनी। क्या बोलते हैं उसे, मनी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है मनी इंक्लूड्स, मनी में क्या क्या आता है भाई, मनी में बेटा कॉइन्स आते हैं, करेंसी नोट आते हैं, है ना। कॉइन्स तो आपको पता है, करेंसी नोट भी आपको पता ही है, 500 रुपए तक के नोट, है ना। चेक आते हैं, जो बैंकों में चेक चलते हैं वो भी आते हैं। ऑनलाइन पेमेंट, ये सब के सब मनी है। कॉइन्स, करेंसी नोट, चेक, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, ये सब के सब क्या है, मनी है। ठीक है। और साफ साफ यहां लिखा है, क्योंकि मनी के इस फंक्शन की वजह से बोला गया है मनी इज व्हाट मनी डज। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं मैं, ये देखिए ये आ गया, थोड़ा सा इसको और नीचे करना पड़ेगा। ये यहां पे लिखा है मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी का काम करता है। और ये चारों के चारों कॉइन्स, करेंसी नोट, चेक, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब के सब मनी का काम करते हैं, इसलिए ये मनी है। ठीक है जी। अब करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी का काम क्या है, मनी का फंक्शन क्या है। तो भाई दोस्तों, मनी जो है वो इसके प्राइमरी फंक्शन हो गए और सेकेंडरी फंक्शन हो गए। प्राइमरी फंक्शन में आ गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम ऊपर मनी की डेफिनेशन में कर चुके हैं, अब इनको थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो ये देखिए पहला आ गया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए मनी का पहला काम है, प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज जनरली एक्सेप्टेड बाय पब्लिक, पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है मनी को, और मनी को यूज किया जाता है पेमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन में जो पेमेंट करनी होती है वो मनी में की जाती है। इसीलिए मनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मनी मीडियम है हर एक्सचेंज का, हर लेन देन का मनी क्या है, मीडियम है।
और मनी ने रिमूव कर दिया है डिफिकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। जो बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी आती थी ना कि आप ऐसा मोची ढूंढो जो जूता देने को तैयार हो और मेरा मटका लेने को भी तैयार हो, ऐसा मोची आपको ढूंढना पड़ता था। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मनी आ चुका है और मनी ने क्या किया, मनी ने सेपरेट कर दिया है सेल और परचेज की एक्टिविटी को। इसका मतलब यह हुआ कि जब मर्जी आप अपना सामान बेचो। देखो पहले क्या होता था, पहले यह प्रॉब्लम आती थी कि आपको अपना सामान बेचना है और दूसरे का सामान खरीदना है, यानी कि सेल और परचेज एक साथ होती थी। जब तक आप अपने मटके बेचोगे नहीं, आपको शूज मिलेंगे नहीं। तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू सेल योर गुड टू परचेज सम अनदर गुड। समझ रहे हो आप? तो यह बड़ी प्रॉब्लम पहले आती थी, अपना सामान दो दूसरे का सामान लो तभी एक्सचेंज होगा। लेकिन मनी ने ये चीजें अब सॉल्व कर दी है, सेपरेट हो चुका है आपका सेल परचेज। अब तो पैसा है भाई, अपना सामान बेचो, पैसे मिलेंगे। उस पैसे से अपनी मर्जी से जब मर्जी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद कोई सामान खरीद लो। अब सेल परचेज एक साथ नहीं होते, अब तो मनी ने उनको अलग अलग कर दिया है। ठीक है जी, ये हो गया आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब चलते हैं आगे जरा। आगे आता है आपका मेजर ऑफ वैल्यू। देखो ये इसको 3-3 नाम लिखे हैं इसके। मेजर ऑफ वैल्यू इसका नाम है, यूनिट ऑफ वैल्यू इसका नाम है और यूनिट ऑफ अकाउंट इसका नाम है। भाई इसको मैंने पहले भी समझाया था आपको, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हर गुड की वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस होती है मनी में। ये तो मॉडर्न इकोनॉमी का एक बहुत ही हाईलाइट पॉइंट है। मनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हर चीज की वैल्यू मनी में एक्सप्रेस होती है। यहां तक कि गाय का गोबर जब सूख जाता है और उसे जब उबले बनाते हैं उसके, तो वो भी मनी में, पैसे में बिकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में पानी भी, और क्या सभी शहरों में पानी भी पैसों का बिकता है। हर चीज की वैल्यू है, हर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मनी में एक्सप्रेस की जाती है। तो मनी मेन पॉइंट है यहां पे। और अब क्योंकि मनी ने क्या कर दिया, एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करना आसान कर दिया। देखिए एक्सचेंज रेशियो जो है अब डिटरमाइन है। एक्सचेंज रेशियो का मतलब क्या होता है कि भैया देखो, एक पेन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ₹10 देने पड़ेंगे, ये एक्सचेंज रेशियो है। 2 पेन चाहिए तो ₹20 देने पड़ेंगे, 3 पेन चाहिए तो ₹30 देने पड़ेंगे। ये एक्सचेंज रेशियो है। ये पॉसिबल हो पाया है मनी की वजह से। और अब देखो कंपैरिजन ऑफ प्राइस भी बहुत इजी हो गया मनी की वजह से। कंपैरिजन ऑफ प्राइस, आराम से आप प्राइस को कंपेयर कर सकते हो कि एक पेन का कितना प्राइस होगा, है ना, और एक लैपटॉप का कितना प्राइस होगा। ये दो लैपटॉप का कितना प्राइस होगा। तो ये जो प्राइस जो बना है, पेन का प्राइस ₹10, लैपटॉप लगभग 50-40 हजार का तो आता ही है। तो ये प्राइस का कंपैरिजन जो हुआ है, वो कंपैरिजन मनी ने आसान बनाया है। ठीक है जी। यूनिट ऑफ अकाउंट, देखो यूनिट ऑफ अकाउंट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें रिलेटिव प्राइस, यानी कि किस गुड्स सर्विसेज के कितने प्राइस हैं, उसकी स्टडी करना आसान हो गया, उसको कैलकुलेट करना आसान हो गया है। ये भी मनी ने ही पॉसिबल किया है। ठीक है भाई, ये मनी की वजह से पॉसिबल हो पाया। इंडिया में भाई यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है? भाई इंडिया में रुपीस है। इंडिया में रुपीस है। हर देश का यूनिट ऑफ अकाउंट अलग अलग होगा। जो उस देश की करेंसी होगी वो उसी देश का यूनिट ऑफ अकाउंट होगा, है ना। यूरोप में यूरो होगा, इंग्लैंड में पाउंड होगा, अमेरिका में यूएस डॉलर होगा। तो जिस देश की जो करेंसी है वो उस देश का यूनिट ऑफ अकाउंट कहलाएगा। ओके, चलिए जब आगे चलते हैं। ये है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये देखिए, इसको हम पहले हल्का सा हमने इसको टच किया था मनी की डेफिनेशन में, अब इसको डिटेल में करते हैं। डेफर्ड वर्ड जो है इसका मतलब होता है लेट, LATE। लेट इसका मतलब होता है लेट पेमेंट। देखो भाई, लेट पेमेंट करने का सबसे अच्छा जो मीडियम है वो मनी है, क्योंकि मनी की अपनी वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होती। देखो लिखा भी है, पहले चलो लिख के देखते हैं, मतलब लिख के देखते हैं, सॉरी कहने का मतलब जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के देखते हैं। डेफर्ड पेमेंट का मतलब है पेमेंट इन नियर फ्यूचर, यानी कि
फ्यूचर में पेमेंट करनी है, लेट पेमेंट करनी है। तो मनी जो है वो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड है लेट पेमेंट करने का। क्यों? क्योंकि लिखा है वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट डिक्रीज, मनी की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती। आज अगर 500 रुपए में चल रहा है तो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद भी 500 का नोट 500 में ही चलेगा, 480 में नहीं चलेगा। ठीक है जी, ये बात है। लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विसेज की हम देखें तो उनकी वैल्यू बेटा डिक्रीज हो जाती है बाय पैसेज ऑफ टाइम, डेप्रिसिएशन लग जाता है ना उसके ऊपर। कोई भी गुड जिसकी वैल्यू आज है उसकी वैल्यू 3 महीने बाद वो नहीं रहेगी। आप देख लो, टमाटर देख लो, टमाटर की वैल्यू जो आज है वो आज ही है, 2 दिन बाद टमाटर सड़ जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो 2 दिन बाद आप टमाटर में पेमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो कोई भी गुड उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए उसकी पेमेंट तुरंत करनी पड़ती है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए मनी सबसे अच्छा मीडियम है, सबसे अच्छा एक मीन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का, क्योंकि मनी की अपनी वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होती। अच्छा, इस फंक्शन ने कितना सिंप्लीफाई कर दिया है बोरोइंग और लैंडिंग को। उधार लेना है, उधार देना है, तो सब लोग मनी में ही करते हैं उधार लेना देना, क्योंकि मनी की अपनी वैल्यू कम नहीं होती है, इसलिए लेना देना उधार मनी में होता है। इसी फंक्शन की वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन हुआ है। जो लोन देने वाली संस्था है ना, जो लोन देते हैं, जो कहते हैं भाई आप डाउन पेमेंट कर दो इतनी और कार ले जाओ, बाकी इंस्टॉलमेंट दे देंगे आपको, इंस्टॉलमेंट भरते रहना हर महीने, तो वो मनी में तो पॉसिबल हो पाया है। अगर मनी नहीं होता तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन भी नहीं हो पाता। ठीक है जी, तो ये मनी का सबसे अच्छे फंक्शंस में से एक फंक्शन है डेफर्ड पेमेंट। ओके जी, चलिए ये सेकेंडरी फंक्शन है ना। अब करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। ये देखिए, ये कर रहे हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी का एक काम चीजों को स्टोर करना भी तो है, स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करना, इसको बोलते हैं एसेट फंक्शन ऑफ मनी। मनी एसेट के रूप में भी तो काम करती है। जैसे घर आपका एसेट होता है, कैटल जो होते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं, भैंस, बकरी, गाय, ये आपके एसेट्स होते हैं। ज्वेलरी आपकी एसेट्स होती है, ऐसे मनी भी तो आपकी एसेट होती है। और मनी भी तो स्टोर बहुत इजीली हो जाती है। आजकल तो देखो लिखा भी है मनी इज यूज फॉर सेविंग। अगर आपको सेविंग करनी है, अपनी इनकम में से सेविंग करनी है, तो सेविंग तो भैया मनी में से ही की जाती है। मनी की सेविंग सबसे अच्छी सेविंग मानी जाती है, क्योंकि उसकी अपनी वैल्यू कभी कम नहीं होती। ट्रांसफर ऑफ परचेज पावर, ये देखिए ट्रांसफर ऑफ परचेज पावर, ये भी मनी का ही एक फंक्शन है, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप रहते हैं दिल्ली में और आप शिफ्ट हो रहे हैं जयपुर में, तो एक तो तरीका यह है कि आप अपने घर को सिर पे उठा के ले जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप अपनी भैंसों को, गाय को, फर्नीचर को ले जाएं। फर्नीचर तो लोग फिर भी ले जाते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट होती है, जैसे घर हो गया हमारा, उसको हम जयपुर लेके नहीं जा सकते। तो मनी ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप दिल्ली वाले घर को बेचिए और जयपुर में उसी पैसे से नया घर खरीद लीजिए। तो परचेजिंग पावर का ट्रांसफर हो गया जी। हुआ नहीं हुआ? वेल्थ को स्टोर करना मनी में बहुत आसान है, क्योंकि मनी इज अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मनी का, फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है भाई? अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि मनी, देखिए मनी ₹500 अगर आपके पास हैं, तो इस ₹500 को आप 100 के 5 नोट में इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं का मतलब नोट फाड़ना नहीं है, मतलब अगर 100 के 5 नोट है तो 500 बन जाएंगे, है ना। और 200 के 2 और 100 का 1, 500 बन जाएंगे। 100 को अगर तोड़ना है तो 10 के 10, 10 into 10, है ना। और अगर 10 को तोड़ना है तो 5 into 2, मतलब हो जाएगा ना। ये कहने का मतलब आप समझ गए ना। तो ये जो है मैंने आपको समझा दिया, ये फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन होता है, ये इसी में पॉसिबल है बेटा। देखो अगर आपको डील करनी है और आपको मान लीजिए चावल खरीदने हैं, और 1 किलो चावल अगर 80 रुपए के हैं, तो आप आधे किलो चावल 40 रुपए के खरीद सकते हो, क्योंकि पैसे को आप तोड़ सकते हो ना। 80 रुपए को आप फ्रैक्शन कर सकते हो, उसका 40 दो में तोड़ सकते हो।
लेकिन अगर आपको भैंस में पेमेंट करनी है, बकरी में पेमेंट करनी है, तो आप उसको तोड़ नहीं सकते, उसको हाफ पेमेंट नहीं हो पाएगी उसकी। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन क्या होता है। देखिए जी, अब आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो तो सिंपल है ही पॉइंट इसका। वो कह रहा है आपसे कि मनी इज इजीली पोर्टेबल। भैया आसानी से मनी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। एक बैग में आप 5 लाख रुपए डाल के ले जा सकते हो, अपनी जेब में आप कितने पैसे ले जा सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो बैंक के थ्रू कितने पैसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। फोन में आजकल पेटीएम चलता है, फोन पे चलता है, कितने पैसे डाल के ले जाओ उसके अंदर। तो पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब उसको कैरी करना आसान है, कैरी करना आसान है मनी को, ये पॉइंट है। और मनी जनरली एक्सेप्टेड भी है, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट हो गया। अब करते हैं हम लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। देखो भाई, मनी इज व्हाट लॉ सेज इज मनी। जिसको कानून बोलेगा वो मनी है। आपकी मेरी मर्जी नहीं चलेगी। कल को आप और हम चाहे कि नहीं भैया एक खास तरीके का पत्थर, जो नीले रंग का पत्थर है वो मनी होना चाहिए, तो भैया वो नहीं माना जाएगा। आपको 2000 रुपए का नोट पसंद उस वक्त आता था नहीं आता था, लेकिन वो मनी था। आपको आजकल के नोट पसंद आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन वो मनी है। कानून जिसको बोलेगा मनी, वो मनी है। कानून की चलेगी, किसकी चलेगी? कानून की। कानून जिसको बोलेगा वो मनी है, और कानून जिसको बोलेगा मनी नहीं, तो वो मनी नहीं कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए जी आगे चलते हैं। अब इसमें आगे और पॉइंट बनता है टाइप्स ऑफ। देखिए, टाइप्स ऑफ लीगल मनी। टाइप्स ऑफ लीगल मनी। लीगल मनी दो तरह के होते हैं भाई, एक है लीगल मनी, एक है नॉन लीगल मनी। देखो, नॉन लीगल मनी भी होता है ना। इंटरेस्टिंग सी बात, लीगल मनी और नॉन लीगल मनी। तो पहले चलते हैं लीगल मनी की तरफ। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं ऐसे। देखो, लीगल मनी क्या होता है? लीगल मनी का मतलब होता है कि लीगली यूज्ड, वो पैसा लीगली कानूनी रूप से यूज होगा। पेमेंट ऑफ डेट एंड अदर ऑब्लिगेशंस। डेट का मतलब हो गया उधार, उधार। अदर ऑब्लिगेशंस का मतलब पेमेंट वगैरह कह सकते हो इसको, कि आपको कोई चीज खरीदनी तो पेमेंट करनी, तो अदर चीजों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो पैसे का। अब मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है भाई। आपका एक दोस्त यूरोप से, फ्रांस से एक फ्लावर पॉट लेके आया, 5 लाख रुपए का फ्लावर पॉट था। ठीक है भाई, आपने कहा भाई दिखा जरा कैसा फ्लावर पॉट है। आपने वो फ्लावर पॉट अपने हाथ में लिया, गलती से आपके हाथ से वो फ्लावर पॉट टूट गया, 5 लाख का फ्लावर पॉट आपने तोड़ दिया। अब आपका दोस्त आपके पीछे पड़ गया, भाई 5 लाख का फ्लावर पॉट है, भाई मुझे फ्लावर पॉट लाके दे, मुझे फ्लावर पॉट लाके दे। फ्रांस से लेके आया था, लिमिटेड एडिशन था, वही लाके दे, वही लाके दे। अब प्रॉब्लम यहां फंस गई कि आपका दोस्त कह रहा है कि भाई पैसे ले ले यार, 5 लाख रुपए ले ले, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए उसके ऊपर ले ले भाई। आने जाने का जो आपका जो बनता है फेयर, किराया बनता है, फ्लाइट का चार्ज बनता है, वो ले ले भाई। लेकिन अब टूट गया, मैं लाके कहां से दूं तेरे को वापस ये? तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आपका दोस्त अड़ा हुआ है इस बात को कि नहीं भैया, मुझे तो फ्लावर पॉट ही चाहिए। तो यहां पे कानून बीच में आएगा। यहां पे पुलिस बुला ली गई है, और पुलिस ने बोला कि नहीं देखो, नोबडी कैन डिनाई दिस मनी टू एक्सेप्ट। अगर आपका दोस्त आपको 5 लाख रुपए प्लस आने जाने का किराया पैसे में दे रहा है, तो इट इज मैंडेटरी बाय लॉ टू रिसीव। आप उसको वो रिसीव करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। आप किसी और चीज को मना कर सकते हो। अगर आपका दोस्त आपको भैंस दे रहा है, बकरी दे रहा है, सोने की चांदी की कोई चीज दे रहा है, तो आप मना कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपको पैसे दे रहा है, लीगल मनी दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो आप मना नहीं कर सकते। यही तो पॉइंट है कि लीगल टेंडर मनी को कोई भी डिनाय नहीं कर सकता, कोई उसको मना नहीं कर सकता, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। कह रहे हैं 2 तरह का होता है लीगल टेंडर मनी। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब है कि आप सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक ही उसमें पेमेंट कर सकते हो, बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, एक लिमिट तक ही उसमें पेमेंट कर सकते हो। और बियॉन्ड डेट लिमिट, उस लिमिट के बाद पर्सन रिफ्यूज कर सकता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। साफ साफ में लिखा हुआ है कॉइन्स, इंडिया में जो कॉइन्स हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। अप टू 1000 तक आप एक्सेप्ट करोगे, और 1000 के बाद अगर आप कोई सिक्के देता है
तो आप उसको मना कर सकते हो, इसलिए लिमिटेड लीगल टेंडर इसको बोला गया है, लिमिटेड लीगल टेंडर। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपको कोई सिक्के में पेमेंट कर रहा है तो सिक्के की पेमेंट आप 1000 तक की सिक्के की पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो, 1000 से ज्यादा है तो आप मना कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहो तो ले भी सकते हो, लेकिन आप उसको मना भी कर सकते हो। लेकिन देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ये देखो लिखा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, यानी कि इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। पेपर नोट, जो करेंसी नोट हैं हमारे, 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट, इनमें अगर कोई पेमेंट करता है तो आप मना नहीं कर सकते। ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, ये लिखा है ना अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, इसको आप मना नहीं कर सकते। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, देखो आगे आगे हमारा नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी भी होता है, इसको ऑप्शनल मनी बोलते हैं, ऑप्शनल मनी इसको बोलते हैं। जनरली एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन हम लीगली बाउंड नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, हम मना भी कर सकते हैं भाई। एग्जांपल देखो, चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब कई जगह चेक में लोग पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते, उनकी मर्जी है, तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि भैया हमारा चेक एक्सेप्ट करो, क्योंकि चेक क्या है, नॉन लीगल टेंडर मनी है, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। नॉन लीगल टेंडर मनी में जोर जबरदस्ती नहीं चलती, ऑप्शनल मनी बोला गया है। सामने वाला चाहे तो एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप क्या करोगे, तो फिर आपको वही उसको लीगल टेंडर मनी देना पड़ेगा, यानी कि करेंसी नोट, 500 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, ये सब देने पड़ेंगे आप। तो ये ऑप्शनल मनी हो गया। ठीक है जी, देखिए अगला पॉइंट आ गया हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी। ये हमारा अगला पॉइंट है, फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी में देखो, फिएट मनी होता है, फिड्यूशियरी मनी होता है, फुल बॉडीड मनी होता है, क्रेडिट मनी होता है। ये फॉर्म्स ऑफ मनी है। तो पहले करते हैं हम फिएट मनी। फिएट मनी वो मनी है जो गवर्नमेंट इश्यू करती है, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इश्यू करती है। अथॉरिटी कौन है भाई भारत के अंदर, आरबीआई है, आरबीआई इश्यू करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है। ये सब क्या है, ये अथॉरिटी है जो पैसे को इश्यू करती है। ये फिएट मनी होता है, इसमें करेंसी नोट आते हैं और कॉइन्स आते हैं। फिर वही बात हो गई कि जो देश के लोग हैं वो इसको मना नहीं कर सकते, लीगली बाउंड, कानून द्वारा उनको बांध दिया गया है कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये पैसा, जो पैसा आरबीआई ने इश्यू किया है, जो पैसा सेंट्रल बैंक ने इश्यू किया है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब कई जगह हमने देखा है कि गांव में 10 का सिक्का नहीं चलता। जो 10 का सिक्का होता है ना, वो कई गांव में नहीं चलता, हरियाणा राजस्थान गांव में नहीं चलता। अब प्रॉब्लम यह है कि उनको समझाए कौन, उन्होंने खुद की आरबीआई खोल रखी है भाई। आरबीआई ने 10 के सिक्के को बंद थोड़ी किया है। और अगर आप अड़ जाओ, अगर आप पूरा स्टैंड लो कि नहीं भैया हमें तो 10 का सिक्का देना और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना एंटी पुलिस बुला लेगी। आप बिल्कुल पुलिस बुला सकते हो और उनको फोर्स कर सकते हो कि आप 10 का सिक्का एक्सेप्ट करो, और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 का सिक्का फिएट मनी है। क्या है ये, फिएट मनी। और फिएट मनी लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि कर देते हैं वो एक अलग बात है। अब 10 के सिक्के के लिए कौन पुलिस बुलाएगा यार, ये वाली बात भी तो है। फिएट मनी हो गया। अब देखो फिड्यूशियरी मनी करते हैं, ये है एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये बात ठीक है, ये भी एक्सेप्ट होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, लेकिन फिर वही बात आ गई कि ये गवर्नमेंट ने, मतलब आरबीआई के ऑर्डर से ये पैसा नहीं चल रहा है, ये सिर्फ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई, ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। पेयर क्यों, कौन हो गया, गिवर। पेयर कौन हो गया, जो नोट, जो सॉरी नोट नहीं कह सकते, नोट तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। गिवर और पेई रिसीवर। गिवर और रिसीवर के ट्रस्ट से चलता है, उसे बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। जैसे चेक हो गया भाई, चेक जो है वो ट्रस्ट से चल रहा है। अगर आपको ट्रस्ट है सामने वाले पे कि भैया उसके बैंक अकाउंट में पैसा है,
आपका चेक बाउंस नहीं होगा तो आप चेक एक्सेप्ट करोगे, वरना अगर आपको लग रहा है भैया चेक दे रहा है, पता नहीं इसके बैंक अकाउंट में पैसा है भी या नहीं है, चेक बाउंस हो जाए तो आप मना कर सकते हो। ये फिड्यूशियरी मनी है। सॉरी, ये फिड्यूशियरी मनी है, यानी कि ट्रस्ट से चलता है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं आगे। ये देखिए, ये आ गया फुल बॉडीड मनी। ये है खतरनाक, एकदम खतरनाक। तो क्या मतलब, समझाना थोड़ा ट्रिकी है। देखिए, कोई भी जो पैसा होता है, मान लीजिए हम सिक्के की बात करते हैं, एक 10 रुपए का सिक्का आपके पास है, ठीक है। अब उस 10 रुपए के सिक्के की दो वैल्यू होती है। एक होती है उसके ऊपर जो 10 रुपए लिखा है उसे बोलते हैं फेस वैल्यू, या उसे बोलते हैं मनी वैल्यू। तो मनी वैल्यू हो गई फेस वैल्यू की, भाई उस पर लिखा है 10 रुपए, तो फेस वैल्यू है, मनी वैल्यू है। एक जिस कोमोडिटी से वो जिस मेटल से या जिस धातु से वो 10 का सिक्का बना है, उस धातु की कीमत, उसे बोलते हैं कोमोडिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा? कोमोडिटी वैल्यू। तो फुल बॉडीड मनी, देखो तीसरे नंबर पे थर्ड पॉइंट देखो, ये लिखा है फुल बॉडीड मनी वो होता है जिसकी कोमोडिटी वैल्यू उसकी मनी वैल्यू के बराबर हो। बड़ा ही रेयर कॉम्बिनेशन है, यानी कि 10 रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप 10 रुपए को मिटा दो तो जिस मेटल का वो बना है उस मेटल को बेचोगे तो वो भी 10 रुपए में बिकेगा। मेटल भी 10 रुपए में बिकेगा, क्योंकि उसकी कमोडिटी वैल्यू और उसकी मनी वैल्यू सेम है। ठीक है, इसे बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। आजकल ये नहीं चलते। एग्जाम्पल देखिए, पहले कभी ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने एक रुपए का सिक्का चलाया था जो सिल्वर का बना था, और उसकी वैल्यू सेम थी। जो उस सिल्वर कॉइन के ऊपर लिखा हुआ था वही उसकी कमोडिटी वैल्यू यानी कि मेटेरियल वैल्यू भी थी। ठीक है भाई। अच्छा जी, मैं यहां पे एक चीज और बता दूं आपको कि मिट गया, ये भी मिट गया। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहां पे और बता दूं कि कमोडिटी वैल्यू को बोलते हैं हम मेटेरियल वैल्यू। मेटीरियल वैल्यू, ठीक है जी। और मनी वैल्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, मेटेरियल वैल्यू, फेस वैल्यू। तो जब मेटेरियल वैल्यू फेस वैल्यू बराबर होगी, इक्वल होगी, देखा ना, कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, तब इसे बोला जाएगा फुल बॉडीड मनी। आजकल ये मनी नहीं चलते हैं। तो भाई आजकल क्या चलते हैं? आजकल चलते हैं क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी चलते हैं आजकल। इसका मतलब ये हो गया, इसका पहले एग्जांपल देखते हैं। देखो, करेंसी नोट है, क्या लिखा है? करेंसी नोट। अब मान लीजिए 500 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है। अब इस 500 रुपए के नोट के ऊपर से अगर आप 500 रुपए मिटा दो तो भाई कितने का बिकेगा? ये तो रद्दी हो गया ना, कागज का टुकड़ा हो गया। और उस कागज की कीमत कितनी होगी? कुछ भी नहीं होगी मार्केट में, है ना। या आप सिक्का देख लो, अगर आप सिक्का देखो, कोई कॉइन देखो, आप कॉइन देखो, तो कॉइन का मामला यह बनता है कि कॉइन के ऊपर अगर 10 रुपए लिखा है तो 10 रुपए में कॉइन बिकेगा। अगर आप 10 रुपए को मिटा दोगे और सिर्फ उसकी मेटेरियल को बेचने जाओगे तो भाई शायद वो 50 पैसे 1 रुपए में बिके आपका, बहुत कम वैल्यू हो जाएगी उसकी। उसे बोलते हैं क्रेडिट मनी, यानी कि जिसमें आपकी जो मनी वैल्यू, जो लिखा है ना, मनी वैल्यू आपकी ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू आपकी कम है। मैंने बता दिया, मनी वैल्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू को बोलते हैं मेटेरियल वैल्यू। तो लिखा है यहां पे मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। ये आपका हो गया क्रेडिट मनी, ये क्रेडिट मनी है आपका। ठीक है, तो चारों मनी हमने कर लिए। अब मैं सुनाता हूं आपको एक कहानी। देखो हुआ क्या था, भारत सरकार से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। भारत सरकार ने क्या किया था, ₹5 का एक कॉइन चलाया था, बहुत मोटा कॉइन चलाया था एक, जो काफी मोटा कॉइन हुआ करता था, है ना, याद है ना आपको, मोटा कॉइन हुआ करता था वो। तो बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में एक गिरोह, एक गैंग था जिसने वो 5 रुपए के 5 रुपए जो सिक्के थे उसको इकट्ठा किया, उनको पिघलाया, उससे ब्लेड बनानी शुरू कर दी। ब्लेड, जो रेजर ब्लेड होती है ना, ब्लेड बनानी शुरू कर दी। और एक 5 के सिक्के से वो बनाते थे 6 ब्लेड, 6 ब्लेड बनाते थे। और एक ब्लेड की कीमत थी 2 रुपए। इस तरीके से वो टोटल कितने पैसे कमा गए उन्होंने?
12 रुपए कमा लिए उन्होंने एक 5 के सिक्के से। 5 का सिक्का उनकी कॉस्ट हो गई, 12 रुपए उसने कमाए, 7 रुपए का प्रॉफिट। देख रहे हो आप, ये बांग्लादेश में एक ग्रोथ है, ये पकड़ा गया था और बाद में भारत सरकार ने 5 के मोटे सिक्के। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 5 रुपए के मोटे सिक्के को आरबीआई ने पतला क्यों कर दिया? दरअसल इस 5 रुपए के सिक्के को इकट्ठा करके बांग्लादेश ट्रांसफर किया जा रहा था, जिसको पिघलाकर रेजर ब्लेड्स बनाए जा रहे थे। एक 5 रुपए के सिक्के में 6 ब्लेड बन जा रहे थे, जो 12 रुपए में बिकता था। इसकी स्मगलिंग से आरबीआई को हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा था। बस यही कारण है कि इस 5 रुपए के सिक्के को मोटे से पतला कर दिया। बंद कर दिए, अब 5 के पतले सिक्के आते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अब चलते हैं आगे। अब है इवोल्यूशन ऑफ मनी। भाई पॉइंट कह रहा है कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन का मतलब होता है मनी कैसे आज के फॉर्म में पहुंचा है, आज के फॉर्म में मनी कैसे पहुंचा है, इसकी चर्चा करते हैं। तो भाई बहुत सारी स्टेजेस रही है मनी की, डिफरेंट स्टेजेस रही है मनी की, टाइम लगा है बहुत ज्यादा, प्लेस रहा है, कंडीशन रही है। सबसे पहले तो कॉमोडिटी को ही मनी मानते थे, लिखा है ना यहां पे, कॉमोडिटी मनी मतलब वस्तु ही मनी था। पहले के जमाने में सिल्क, सॉल्ट, वीट, बर्तन, यूटेंसिल्स, वेपन, यही मनी हुआ करता था। भाई ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी तो इन्हीं को, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट उस जमाने में गुड्स हुआ करते थे, तो इन्हीं को मनी माना गया। फिर आया मेटेलिक मनी, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मेटेलिक चीजों का आविष्कार हुआ, सॉरी आविष्कार कह रहा हूं, ढूंढे गए, वो डिस्कवर हुए, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, फिर इनको मेटेलिक मनी, इनको मनी की तरह इस्तेमाल किया गया। फिर जब इकोनॉमी थोड़ी और डेवलप हुई तो पेपर मनी आया, पेपर मनी आया। पेपर मनी जैसे करेंसी नोट आए, जिनको आरबीआई मैनेज करेगी, करेंसी नोट, 500 के नोट, 100 के नोट, ये करेंसी नोट आए भारत में। भारत के पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आए पेपर करेंसी। इकोनॉमी थोड़ी और मॉडर्न हुई तो उन्होंने क्रेडिट मनी निकाल दिया। क्रेडिट मनी का मतलब चेक, जो बैंक के थ्रू मनी माना जाएगा, ये निकाल दिया उन्होंने, चेक निकाल दिया। इकोनॉमी थोड़ी और डेवलप हुई तो प्लास्टिक मनी निकाल दिया। भाई प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड निकाल दिए, डेबिट कार्ड निकाल दिए, ये मनी, ये बन गया मनी, है ना। फिर इकोनॉमी और डेवलप हुई तो डिजिटल मनी आया। भाई डिजिटल मनी, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया। यूपीआई पेमेंट हो गई है, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट हो गई, अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल वॉलेट्स भी शुरू हो गए हैं, है ना। तो डिजिटल पेमेंट शुरू हो गई इससे, डिजिटल पेमेंट। और तो और इंडिया में तो खैर नहीं, क्रिप्टो करेंसी नाम से भी एक कुछ करेंसीज चल रही है जो इंडिया में अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, होपफुली हो जाए या नहीं हो पता नहीं। और क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा पार्ट है बिटकॉइन, ये बिटकॉइन सबसे बड़ा पार्ट क्रिप्टो करेंसी का है। ठीक है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी अभी अलाउड नहीं है। बिटकॉइन, आपने जरूर नाम सुना होगा बिटकॉइन का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। ठीक है जी, तो ये इवोल्यूशन है मनी का, मनी इस तरीके से इवॉल्व हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। अब चलते हैं आगे, अब करते हैं मनी सप्लाई। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए मनी सप्लाई क्या होता है, कह रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। आप ये मान के चलो एग्जांपल के रूप में कि एक रूम है, इस रूम में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं और 10 स्टूडेंट के पास मिलाकर, कुल मिलाकर इन सबके पास 1000 रुपए है। हमने चेक किया है, हमने पूछा भाई कितने पैसे तुम्हारे पास, 10 स्टूडेंट्स के पास मिला के 1000 रुपए है, तो मनी सप्लाई हो जाएगी 1000 रुपए। यानी कि लोगों के पास, पीपल के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो टोटल मनी होता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मनी सप्लाई। क्या कहलाएगा बेटा वो, अरे क्यों नहीं चल रहा ये, मनी सप्लाई कहलाएगा। मनी सप्लाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। अब वो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी उनकी जेब में भी हो सकता है, उनके घर में भी हो सकता है और उनके बैंक अकाउंट में भी हो सकता है। भाई सारा पैसा हम घर में थोड़ी रखते हैं, बैंक अकाउंट में भी तो रखते हैं, तो बैंक अकाउंट का पैसा भी मनी सप्लाई के अंदर आएगा। यानी कि जनता का पैसा, ये कहने का मतलब पॉइंट मेन है, जनता के पास कितना पैसा है, पॉइंट जनता है।
जनता के पास टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड मनी सप्लाई। ठीक है जी। अब देखो मनी सप्लाई के फीचर्स करते हैं। क्या फीचर्स है मनी सप्लाई? भैया एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम। देखो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लिखा है ना, तो जब भी कोई चीज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नापी जाती है तो उसे बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि मनी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी कि जो पब्लिक के पास पैसा होगा वही मनी सप्लाई में आएगा। और पब्लिक का मतलब क्या है? लिखा है पब्लिक का मतलब, ये लिखा है पब्लिक का मतलब दो लोग, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स। इनके पास जो पैसा होगा, चाहे वो घर में हो या वो बैंक में हो, वो मनी सप्लाई के अंदर आएगा। अब मनी सप्लाई में क्या नहीं आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आएगा मनी सप्लाई के अंदर? गवर्नमेंट के पास जो पैसा है और जो बैंकों के पास पैसा है वो नहीं आएगा भाई। गवर्नमेंट का पैसा नहीं आएगा और बैंकों के पास जो पैसा है वो भी नहीं आएगा। ये मनी सप्लाई हो गया हमारा। अब चलते हैं भी आगे। अब देखो कह रहा है कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब यहां से करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है? पहले मैंने बताया करेंसी विद पब्लिक, जो पब्लिक के पास पैसा है, पब्लिक के पास जो करेंसी पेपर नोट है और कॉइन्स पब्लिक के पास है, घरों में जो पैसा है वो मनी सप्लाई के अंदर आएगा। फिर कह रहा है डिमांड डिपॉजिट। क्या कह रहे हैं? डिमांड डिपॉजिट। अभी डिमांड डिपॉजिट का मतलब यह है कि जो पैसा जनता ने बैंक में जमा करा रखा है ना, डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट को देखो नीचे डिफाइन भी किया गया। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है सेविंग अकाउंट का पैसा और करंट अकाउंट का पैसा। अच्छा, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं इंडिविजुअल खुलवाते हैं सेविंग अकाउंट, और बिजनेस फर्म्स जो होती हैं वो खुलवाती है करंट अकाउंट। तो ये पैसा, ये मनी सप्लाई के अंदर आएगा। मैं एक बार दोबारा बता दूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मनी सप्लाई एग्जाम में आता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई कह रहा है करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के पास जो पैसा वो आएगा, पेपर नोट और कॉइन्स। पब्लिक का पैसा जो बैंक में जमा है डिमांड डिपॉजिट के रूप में। डिमांड डिपॉजिट का मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है जी, ओके जी। अब चलते हैं आगे। अब कह रहा है व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या नहीं आता? मनी सप्लाई के रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम। ये डिमांड डिपॉजिट में क्या नहीं आता? तो आता क्या है? आता देखो ये रहा करंट, ये सेविंग अकाउंट आता है और करंट अकाउंट आता है। तो क्या नहीं आता? टर्म डिपॉजिट नहीं आते। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स अकाउंट। एक और अकाउंट होता है ना, फिक्स अकाउंट होता है, तो फिक्स अकाउंट खुलवाते हैं, फिक्स्ड अकाउंट। ये डिमांड डिपॉजिट में नहीं आता, इसका मतलब मनी सप्लाई में भी नहीं आता। इट्स नॉट कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का पार्ट ये टर्म डिपॉजिट, फिक्स अकाउंट इसका पार्ट नहीं है। फिर कह रहे हैं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड। ग्रॉस का मतलब क्या है कि भैया इंटर बैंक डिपॉजिट। इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में जमा होता है, वो नहीं आता भाई। वो मनी सप्लाई में भी नहीं आएगा, डिमांड डिपॉजिट में भी नहीं आएगा, दोनों में नहीं आएगा। क्योंकि देखो नीचे लिखा हुआ है दे डोंट बिलोंग टू पब्लिक सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। जाहिर सी बात है, अगर दो बैंकों के बीच में पैसा जमा हो रहा है तो पब्लिक तो वहां इन्वॉल्व है ही नहीं ना, पब्लिक का तो पैसा है ही नहीं। और मनी सप्लाई वही होता है जो पब्लिक का पैसा होता है। ठीक है, सिर्फ पब्लिक का पैसा। ओके, चाहे उसके खुद के पास हो पब्लिक के पास, या पब्लिक ने बैंक में जमा करा रखा हो। ठीक है भाई, ओके। अब देखो आगे करते हैं, ये खत्म ही होने वाला है बस। व्हाट इज इंक्लूडेड इन डिमांड डिपॉजिट? तो भाई डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड क्या होगा? नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड एज दे इंक्लूड इंटर बैंक डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूड। तो नेट डिमांड डिपॉजिट आएगा, यानी कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में से इंटर बैंक डिपॉजिट को हटाओगे तो जो पैसा बचेगा वो जनता का पैसा बचेगा। किसका बचेगा? जनता का पैसा बच जाएगा, और जो जनता का पैसा होगा वही मनी सप्लाई के अंदर आएगा। यानी कि आपको इंटर बैंक डिपॉजिट हटाने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। इंटर बैंक डिपॉजिट मतलब बैंक का पैसा बैंक में, मतलब बैंक इनटू बैंक, बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक, ये पैसा। ठीक, ठीक है बेटा,
बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला आ गया मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ये देखिए मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो भाई देश के अंदर कितनी मनी सप्लाई है, कितना पैसा देश के अंदर घूम रहा है, जनता के पास कितना पैसा है, इसको कौन नापता है भाई? आरबीआई नापती है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब जानते ही हैं। आरबीआई ने इसके लिए चार मेथड डेवलप किए हैं, जिनका नाम है M1, M2, M3, M4। ठीक है जी। और आपके 12th क्लास के सिलेबस में M2 भी नहीं है, M3 भी नहीं है, M4 भी नहीं है, केवल M1 है। लेकिन सीयूईटी में तो आ सकता है, इसीलिए हम इसको करेंगे। देखो M1 जो है, M का मतलब मनी सप्लाई कह सकते हो, मनी भी कह सकते हो। M1 है, ये पहला मेथड है, सबसे बेसिक मेथड है और मोस्ट लिक्विड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। लिक्विड का मतलब हो गया कि इजीली इसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि वो पैसा जो इजीली मनी में कन्वर्ट होता है उसे मोस्ट लिक्विड बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है। M1 है क्या? ये देखिए, ये क्या है M1? ये पूरा M1 है। M1 में क्या क्या आता है? M1 में क्या क्या आता है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। पब्लिक के पास जो करेंसी कॉइन है वो M1 के अंदर आएंगे। और पब्लिक का पैसा, ये डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट होता है, पब्लिक का पैसा जो कमर्शियल बैंक के पास जमा है वो आएगा M1 के अंदर। और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये आरबीआई के पास भी कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, वो भी M1 के अंदर आएंगे। अब वो कह रहा है अदर डिपॉजिट्स में क्या आता है? आरबीआई इंक्लूड्स डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आरबीआई के पास जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि नाबार्ड, उसका पैसा होता है। आरबीआई के पास फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा होता है, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का पैसा होता है, वर्ल्ड बैंक का पैसा होता है। ठीक है, ये पैसा जो है आरबीआई के पास होता है, इसे अदर डिपॉजिट बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या नहीं आता? अदर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट। जो भारत सरकार की गवर्नमेंट ने पैसा जमा कराया है वो नहीं आएगा अदर डिपॉजिट में। और बैंकिंग सिस्टम का जो पैसा है वो भी जो आरबीआई के पास होता है वो भी अदर डिपॉजिट में नहीं आएगा। भाई आप अदर डिपॉजिट पे ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि ये नेग्लिजिबल पार्ट होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल पार्ट होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये ध्यान रखो कि मनी M1 में क्या आता है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। मैंने बताया ये अदर डिपॉजिट ये होता है। ठीक है जी। चलिए जी, ये आपका मामला हो गया मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। M1 हो गया। अब देखिए जरा, M1 के साथ M2 भी लिखा हुआ है यहां पे। M2 में M1 आ जाता है और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब यह बात आपको पता होगी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट भी खुलता है, जनता खोलती है, जनता का पैसा होता है। जनता सिर्फ बैंक में पैसा जमा नहीं करती, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा होता है। तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का पैसा भी अगर M1 में ऐड कर दोगे तो M2 बन जाएगा। M2 हो गया हमारा। M3 में क्या है? M1 आएगा और नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट का मतलब फिर वही आ गया, टाइम डिपॉजिट का मतलब हो गया आपका फिक्स्ड अकाउंट वाला पैसा। फिक्स्ड अकाउंट वाला पैसा आपका टाइम डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम डिपॉजिट। M4 देखो, M4 भी इसके अंदर आता है। M4 M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC। तो जो टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट और उसके अलावा जितने भी अकाउंट पोस्ट ऑफिस में होते हैं वो सारे के सारे ऐड कर दोगे M3 में तो M4 बन जाएगा। एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसको हटाना पड़ेगा उसमें से। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये आपका M4 हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक है जो आपका, वो ये रहा आपका बैंक मनी। बैंक मनी नॉन लीगल टेंडर मनी होता है, ऑप्शनल मनी इसको बोलते हैं, हम पहले कर चुके हैं। बैंक मनी के अंदर डिमांड डिपॉजिट आता है क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। ये डिमांड डिपॉजिट मतलब जनता का पैसा, जनता का पैसा जो कमर्शियल बैंक में भारत की जनता जमा करती है। कमर्शियल बैंक मतलब नॉर्मल कोई भी बैंक, आरबीआई को छोड़ के सारे बैंक
कमर्शियल बैंक होता है बेटा, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो कौन सा पैसा की हम बात कर रहे हैं? जनता के पैसे की बात कर रहे हैं, जनता का पैसा। और जनता का पैसा बैंकों में डिमांड डिपॉजिट के रूप में होता है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। ये बात ध्यान रखना बेटा, डिमांड डिपॉजिट का मतलब बार बार बता रहा हूं, तीसरी चौथी बार, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बैंक मनी हो गया हमारा। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ये हमारा शायद लास्ट पॉइंट है, हाई पावर्ड मनी भी है हमारा। ठीक है, सप्लायर ऑफ मनी। देखो जी, 3 सप्लायर ऑफ मनी, मनी के 3 सप्लायर होते हैं, यानी कि भारत में मनी जो है वो 3 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं भारत के अंदर जो मनी को सप्लाई करते हैं। पहला सेंट्रल बैंक है जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, वो करेंसी नोट को इश्यू करता है। ध्यान से सुनना, करेंसी नोट। करेंसी नोट का मतलब क्या हो गया? 2 रुपए से लेके 500 रुपए तक के नोट, 2 रुपए से लेके 500 रुपए तक के नोट कौन इश्यू करता है? आरबीआई इश्यू करता है। तो सेंट्रल बैंक जो इश्यू करता है, एक तो सेंट्रल बैंक हो गया, एक कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास जो है वो करेंसी तो इश्यू नहीं करता कमर्शियल बैंक, लिखा है साफ साफ, दे डू नॉट इश्यू करेंसी नोट, वो करेंसी इश्यू नहीं करते कमर्शियल बैंक, लेकिन हमारा पैसा डिमांड डिपॉजिट के रूप में जमा रखते हैं, चेकेबल डिपॉजिट के रूप में जमा रखते हैं। तो एक तरीके से वो भी पैसा तो मैनेज कर रहे हैं ना, हमारा पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक हो गया। एक गवर्नमेंट होती है भाई, गवर्नमेंट में है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो 1 रुपए का नोट और कॉइन्स इश्यू करती है भारत देश के अंदर। एक, इसलिए मैंने यहां पे 2 रुपए लिखा था। 1 रुपए का नोट कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और कॉइन्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये गवर्नमेंट होगी। तो 3 हो गए मनी सप्लायर, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट। अब करते हैं हम हाई पावर्ड मनी। ये कई बार एग्जाम में पूछता है, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी भैया देखो कितना सिंपल है, करेंसी इश्यूड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ने जो करेंसी इश्यू की है जो जनता के पास है, यानी कि करेंसी एंड कॉइन्स, क्या हो गया इसके अंदर? करेंसी एंड कॉइन्स हो गए। और कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व है वो भी इसके अंदर आता है। ये आपका हाई पावर्ड मनी हो गया। चलो अगर यहां पे हम लिख के करें इसको, हाई पावर्ड मनी को, तो हाई पावर्ड मनी इक्वल्स टू जो पब्लिक के पास है, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन्स, ये सी लिखा है बेटा, कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक के पास पैसा है करेंसी कॉइन, प्लस इसके अंदर आ जाएगा आपका कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। ये 2 चीजें बेटे इसके अंदर आती है, ठीक है, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक और कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। और हां देखो यहां पे ये भी लिखा है, सेकंड पॉइंट में लिखा है इट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी, इसको हाई पावर्ड मनी बोला जाता है। और ये रिजर्व मनी भी इसको बोला जाता है, दूसरे नाम से भी आ सकता है रिजर्व मनी के नाम से। और ये मॉनेटरी बेस होता है क्रेडिट क्रिएशन के लिए। क्रेडिट क्रिएशन हम आगे जो अगला हमारा चैप्टर आएगा बैंकिंग, उसमें क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये हो गया हमारा हाई पावर्ड मनी, ठीक है दोस्तों। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो दोस्तों वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी, सब्सक्राइब कर देना यहां तक अगर आप देख चुके हो तो। आपके किसी दोस्त को ये वीडियो काम आ सकती है या आपके किसी रिश्तेदार को ये वीडियो काम आ सकती है, वो भी बोलेंगे क्या शानदार वीडियो भेजी आपने, तो आप उनको शेयर कर सकते हो, वीडियो कर देना भाई, कर सकते हो क्या, कर ही देना। और लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, कमेंट करके कुछ डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।